हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी के जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जून 2024 में उन सभी का एग्जाम होने वाला है। इसलिए एग्जाम जो है उन सभी का MPS 002 का एग्जाम है। आप सभी का 1 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा कमेंट आना स्टार्ट हो गया मेरे पास में। जिन बच्चों ने MPS 001 का एग्ज़ाम दिया, उन सभी ने कहा कि सर, जो क्वेश्चन आप सभी ने हमें बताए थे वो ही क्वेश्चन आए। मैंने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए 2 वीडियो बनाई थी। एक वो जिसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस बताए थे और दूसरे मैंने आप सभी के लिए वो वीडियो बनाई थी जिसमें ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे। तो उन दोनों वीडियो को आप सभी ने इतना प्यार दिया और आप सभी के इतने अच्छे कमेंट्स के बाद में ये वीडियो मेरे को आप सभी के लिए अभी रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 11 तारीख को है। फिर उसके बाद में 13 तारीख को आपका अगला एग्ज़ाम होने वाला है। 13 जून को ही ये एग्ज़ाम आप सभी का होने वाला है। तो आधा दिन तो आज का आपका ख़त्म ही हो गया, तो आपके पास में केवल 12 तारीख का समय है। तो ये एग्ज़ाम भी आप सभी का MPS 001 की तरह बिल्कुल बढ़िया जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो ये आप वीडियो देख रहे हो इसके अंदर आप सभी को टॉप 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना हो, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं। और इसको भी हम अच्छी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने आप सभी के लिए किया है। तो ये आप सभी का एग्जाम जो है 3 घंटे का पेपर होने वाला है और 100 नंबर का पेपर आएगा। 5 क्वेश्चन करने होंगे 10 क्वेश्चन में से, और मे भी पॉसिबल है जो मैंने ये टॉप 10 क्वेश्चन बताए इसी में से आप सभी के पूरे 10 में से 5 क्वेश्चन आ जाए। लेकिन हो सकता है कि 10 में से 5 नहीं तो 3 आए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 10 में से पूरे 5 के 5 अटेंड करना, तो आपको एक तो ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो आपके सामने वीडियो पे स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा है। ये अलग वीडियो है जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, और दूसरी ये वाली वीडियो जो आपके सामने भी चल रही है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। इसमें कौन कौन सी प्रमुख अवधारणाएं आप सभी को पढ़नी है? आपको पहले टोटल सारी अवधारणाएं बताता हूँ। पहली आपकी आदर्शवाद, आदर्शवादी अवधारणा, इसे आप यहाँ पर उदारवाद भी लिख सकते हो। दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है यथार्थवाद, यथार्थवादी अवधारणा। फिर आप सभी की आएगी नव उदारवाद, नव उदारवादी। फिर इसके बाद में आपसे नव यथार्थवाद। अब आपके मन में सवाल आएगा क्या इतना सारा पढ़ना है? नहीं, मैं आपको बताऊंगा इसमें से भी क्या पढ़ना है। और नव यथार्थवाद के बाद में आ जाएगा आप सभी का निर्भरता का सिद्धांत, निर्भरता का के पीछे सिद्धांत लगाए, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी। तो आपको पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर? एक तो ये आपको पढ़ के जाना है जो मैं आप लोगों को कह दूं कि इंपॉर्टेंट है, ये हैशटैग बना। दूसरा आपको जो है उदारवादी व्यवस्था अच्छी तरीके से पढ़ के जानी है। उदारवाद के बाद आप एक बार नव उदारवाद भी देख लेंगे। कई बार यथार्थवाद पूछ लेता है, तो इन सब पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। मैं आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जो भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी या कमेंट के माध्यम से भी आप मांग। ये सारी की सारी अवधारणा मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो सेपरेट लॉन्ग वीडियो देखिए। अब इसमें से कई बार किसी एक के बारे में पूछ लेता है, और कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि यार, जब ये क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अवधारणाएं कौन कौन सी है, प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी, तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो। लेकिन जब आपसे किसी एक पर्टिकुलर के बारे में पूछता है, जैसे उदारवाद के बारे में पूछता है, यथार्थवाद के बारे में पूछता है, तो आपको उसके अंदर एक ही चीज को बिल्कुल डिटेल से बताना होगा, जो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा टफ पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें बताना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले आतंकवाद क्या है, आतंकवाद की परिभाषा देनी है आपको। और हिंसा तथा आतंकवाद फैलाने में आतंकवादी किन इरादों का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर आतंकवाद के कारणों को बताना है, किन तरीकों का प्रयोग करते हैं कारण, आपको साथ ही साथ में इसके उद्देश्य ये याद करना है। और जिस देश पे भी इनकी घटना घटती है तो इसके क्या परिणाम होते हैं, तो ये परिणाम भी याद करने हैं। कॉन्सिक्वेंसेस जो है इसके, ये भी आपको क्या करने। तो आतंकवाद जिसे इंग्लिश में हम देखते हैं कि भाई टेररिज्म बोलते हैं, और ये ग्रीक भाषा के जो है टेरर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ट्रम्बल, TRUMBL। ट्रम्बल शब्द से बना है जिसका मतलब क्या होता है, थरथराना या कांपना। तो मैंने आपको ये डिटेल से करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए। अगला यहाँ पर
जो है शीत युद्ध के बाद, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैश्वीकरण। कई बार आपसे जो है वैश्वीकरण भी शब्द इस्तेमाल करके आएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला बच्चे इस बात को ना देखें। हिंदी में क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध के बाद और जो है, या तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा या वैश्वीकरण लिखा आएगा कि प्रक्रिया ने जो है पृथ्वी पर या भूमंडलीकरण के बाद कौन कौन से अपने बदलाव ज्यादा दिखाए हैं। भूमंडलीकरण के बाद में विश्व में कौन कौन से नए बदलाव आए हैं, नए परिवर्तन, या फिर आपसे नए परिवर्तन ना पूछकर इसके प्रभाव पूछेगा। और ये प्रभाव जो है पहले के प्रभाव से कैसे थोड़ा सा अलग है, आपसे ध्यान रखना है। शीत युद्ध के बाद या फिर वैश्वीकरण के बाद, प्रक्रिया के बाद जो नए बदलाव आए हैं विश्व स्तर पर, नए परिवर्तन या जो नए प्रभाव आए वो कौन कौन से आपको इसके अंदर बताएं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए सामने ये है, मानव सुरक्षा को क्या चुनौती दे रही है और आप इस बात से कैसे करेंगे। तो मानव सुरक्षा आप सबको बताएं, सुरक्षा की दो अवधारणाएं, एक परंपरागत और दूसरी है आप सभी की आधुनिक अवधारणा। जो परंपरागत अवधारणा है, इसके अंतर्गत हम बाहरी आक्रमण से खतरे की बात करते हैं, या वो खतरे जो प्रारंभिक रूप से। आधुनिक खतरों में हम कौन से खतरे डालेंगे, नए खतरे, पर्यावरण के आगे आतंकवाद आ गया, आतंकवाद आ गया, आतंकवाद पर्यावरण के बाद में आप सभी की, और देखोगे तो इसके अंदर साइबर अटैक हो गए, आपके साइबर अटैक हो गए। तो इस तरीके से आप इसके अंदर अलग अलग जो नए खतरे हैं वो डाल सकते हो, और ये किस तरीके से मानव सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आजकल जो मनुष्य है वो केवल बाहरी आक्रमण से नहीं, ज्यादातर उसको आंतरिक रूप से भी खतरा है। टिकाऊ विकास क्या है, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन। और ये टिकाऊ विकास दो तरीके से, सबसे पहली बात तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगर आपसे टिकाऊ विकास ना लिखकर पेपर में सतत पोषणीय विकास लिखता है, सतत पोषणीय विकास, आपको तो भी कंफ्यूज नहीं होना, सतत पोषणीय विकास भी है। अगर आपसे ठोस विकास लिखा आता है, तो भी यही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब चक्कर आखिर है क्या, तो इसे देखो, सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है जो सस्टेन करे, जो लगातार बना रहे, लगातार बना रहे, विकास करने का एक ऐसा तरीका जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित करें, उसको सुनिश्चित करें, वो टिकाऊ विकास कहलाता है। अब भाई टिकाऊ विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है पर्यावरण पे हाश, क्योंकि विकास और पर्यावरण जो है एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे जैसे जिस क्षेत्र में विकास होता है वहां का अगर हम देखें तो पर्यावरण जो है वो धीरे धीरे संकट में आ जाता है। तो पर्यावरण जब संकट में आएगा तो विकास बढ़ेगा, जब विकास कम होगा तो पर्यावरण जो है वो अच्छी ग्रोथ होगी, कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि विकास की वजह से या फिर जो आधुनिकीकरण हो रहा है उसके कारण कौन कौन से प्रॉब्लम मेरे सामने निकल के आ रही है। अगला क्वेश्चन है, सैद्धांतिक तौर पर मध्य शक्तियों, यहाँ शक्तियाँ, शक्तियों, तो इसके बारे में, और दूसरा उभरती हुई महाशक्तियों का विश्लेषण करना, मध्य शक्तियों के बारे में। और आप सभी को जो है मिडिल पावर्स, इंग्लिश में कहेंगे हम मिडिल पावर्स, और उभरती हुई इमर्जिंग सुपर पावर्स जो है। अब इसके अंदर इमर्जिंग सुपर पावर में चाइना लिख सकते हो, आप इंडिया के बारे में लिख सकते हो। आप सभी को पता है एक क्वेश्चन अलग से भी बन जाता है कि किस प्रकार आप ये कह सकते हो भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। तो ये क्वेश्चन भी इसके तरीके से आ सकता है आपके पेपर में अलग से ही, कि किस प्रकार लिखेगा पेपर में, प्रकार आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि भारत एक, भारत एक बढ़ती हुई महाशक्ति है, महाशक्ति। ये क्वेश्चन आपको पक्का करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के दौर में सतत विकास और पर्यावरण पर चर्चा कीजिए। आपको पता है भूमंडलीकरण की वजह से एक देश की कंपनियां दूसरे देशों में जा रही है और वहां पर जो है वहां के संसाधनों को तेजी से खत्म कर रही है, साधनों का कर रही है। पहली बात तो ध्यान रखना। दूसरी बात, पर्यावरण पर उसका दूरगामी इफेक्ट या प्रभाव देखने,
पर्यावरण पे क्या देखने को मिल रहा है? प्रभाव देखने को मिल रहा है। पर्यावरण पे प्रभाव ये नकारात्मक प्रभाव है, पर्यावरण संकट में जाता जा रहा है और कई देशों के अंदर तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या फिर जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही। शीत युद्ध के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया किन अर्थों में पूर्व प्रक्रिया से अलग है? जो मैंने आपको बताया था, तो ये आपसे याद रखना है। एक क्वेश्चन और भी आप इसके अंदर याद रखोगे कि भाई वैश्वीकरण ने वैश्वीकरण लिखा आएगा पेपर में आपसे, वैश्वीकरण ना लिखा है तो आपसे पेपर में भूमंडलीकरण लिखा आएगा, भूमंडलीकरण भी ना लिखा है तो आपसे पेपर में ग्लोबलाइजेशन लिखा आएगा। इन तीनों का मतलब सेम ही होता है, इंग्लिश में ये कहते हैं, हिंदी में शुद्ध ये कहते हैं और ये नॉर्मली ऐसी आम बोलचाल की भाषा है। कई बार वैश्वीकरण ना लिख कर ये विश्वीकरण भी लिख देते हैं, ऐसे करके विश्वीकरण, वो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि भाई इसने राज्य पर राज्य पर क्या प्रभाव डाले, क्या प्रभाव डाले। और ये भी ना पूछे तो एक और मुश्किल तरीका कौन सा है, इसने किस प्रकार स्टेट की, ये जो हमारी स्टेट है, स्टेट की संप्रभुता, जो सोवर्निटी है उसको कैसे प्रभावित किया है, राज्य की संप्रभुता है उसको कैसे प्रभावित किया है। इसमें आपको पॉलिटिकल आयाम, राजनीतिक आयाम वैश्वीकरण के लिखने होंगे, जो कि मैंने यूट्यूब पे करा रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में असमानता की समस्या को समाधान में आईएमएफ, डब्ल्यूबी और वर्ल्ड बैंक की क्या भूमिका। वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ आपको पता है एक ही बात होता है, और कई बार आपसे क्वेश्चन इन दोनों के बारे में जब ना पूछेगा तो आपसे डब्ल्यूटीओ के कार्य, उद्देश्य, ये भी पूछ लेता है, इस प्रकार ये अपने भूमिका निभा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में या तो इन दोनों के बारे में क्वेश्चन बनेगा आपसे पेपर में, या फिर आपसे डब्ल्यूटीओ के बारे में क्वेश्चन बना देगा। अगला क्वेश्चन आपसे भी स्क्रीन पर है कि युद्ध के बाद वैश्वीकरण ने ऐसे जो निर्जातीय भी लिखा आएगा यहाँ पर, मत हो जाना, निर्जातीय को भी कहते हैं, और इन्होंने क्या किया है भाई, इन पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो आप कहोगे निर्जात वैश्वीकरण के आने से जो निर्जातीय लोग थे उनका कल्चर समाप्त होता जा रहा है, उनकी भाषा बदलती जा रही है, उनकी पहचान खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन होने स्टार्ट हो गए। वहाँ के लोग अपनी जो परंपरा थी उससे दूर जाते जा रहे, इसलिए आंदोलन स्टार्ट हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन। उस टेलीग्राम में आप सभी को 750 से ज़्यादा लोग मिलेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पर मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सुलझा सकता हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारा इस कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हो, और फर्दर के लिए कि आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप इस तरीके से हमसे समझ भी। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।